हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 4। आज के चैप्टर का नाम है बुद्धि बड़ी या पैसा। अक्सर लोग पैसे का घमंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है वह पूर्णतः समर्थ है, किंतु सच्चाई इससे अलग ही है। बुद्धि के बिना रुपया पैसा सब व्यर्थ है। जिसके पास बुद्धि है वह जितना चाहे पैसा कमा सकता है, पर पैसे वाला व्यक्ति बिना बुद्धि के सब कुछ गवा सकता है। तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, जो अक्सर लोग हैं जो वो पैसों पे घमंड करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता पैसों से सब कुछ नहीं आ सकता। जिसके पास पैसे हैं वह बुद्धि नहीं ले सकता, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वो उस बुद्धि का उपयोग करके पैसे कमा सकता है। आइए आगे पढ़ते हैं। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत प्रसन्न और संपन्न और अहंकारी था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म स्त्री पुत्र मित्र सखा सब पैसा ही है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक राजा था जिसके अंदर पैसों का बड़ा घमंड था। जिसकी सोच क्या थी कि दुनिया में हर चीज पैसे से ली जा सकती है, हर चीज पैसा है, चाहे वो धर्म कर्म हो, पुत्री पुत्र हो, मित्र सखा हो, सब पैसा ही है। वह दुनिया के सब काम काज पैसों से ही दुनिया के सारे कामकाज चलते हैं, उसकी ऐसी सोच थी। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमान थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। तो आगे क्या हुआ बच्चों, आगे वो ये कहता है कि जो राजा है वह तो पैसों के बल पे रहता था, वो पैसों का घमंड था, लेकिन उसकी जो रानी थी, उसकी जो पत्नी थी, उसकी मानना ये था कि सब चीजें बुद्धि के लिए, उसके लिए पैसा तुच्छ था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? वह बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि ना तो सब खजाने योग की यूं ही टुल जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। तो आगे वो क्या कहती है, महाराज जो है वो एक दिन अपनी बीवी से क्या पूछते हैं कि पैसा बड़ा है या बुद्धि, सच सच बताना। तो रानी बोलती है, अगर मुझसे आप सच पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से तो बुद्धि बड़ी है। अगर पैसा बड़ा होता, अगर बुद्धि ना होती तो सब खजाने यूं ही टुल जाते, राजपाट चौपट हो जाते। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाते हो। अब जब राजा ने रानी का एक जवाब सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, तुम्हें लगता है ना कि बुद्धि से सब चीज चल सकती है, तो तुम बिना पैसों के ये चला कर दिखाओ, बिना पैसों के बुद्धि के सहारे ही काम चलाते के दिखाओ। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवक के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वह भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
अब राजा ने क्या कहा, राजा ने ये बोल दिया अब तुम बुद्धि से ही काम चलाओ। उसने रानी की जेवर ले लिए, पैसे ले लिए, सब ले लिया, बाहर एक कमरे में दे दिया। वहां पे 2-3 नौकर तो दिए उसके काम, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो रानी ने क्या सोचा, मैं भी राजा को सिद्ध करके दिखाऊंगी कि बुद्धि ज्यादा बड़ी चीज है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंट मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धनु सेठ के घर ले जाओ, कहना कि रानी ने धरोहर भेजी है और 10,000 रुपए मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। अब क्या क्या, रानी ने 2 ईंट मंगाई और इस ईंट को कपड़े से बांध के कहा कि इसे ले जाओ और इसके बदले 10,000 रुपये लिया। और साथ से कहना कि 10,000 के साथ साथ इसके रुपए के उसका सूद भी दिया जाएगा ले, और साथ में इसकी ये धरोहर भी ले ली जाएगी। तो उसने ये धरोहर बोलकर उसे धनुष सेठ के घर भेज दिया। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपए चुपचाप दे दिए। रुपए लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। अब वो धनु सेठ के पास लेके गया। ऊपर रानी की मोहर देखकर उसने उसे चुपचाप 10,000 रुपए दे दिए और उससे रानी ने अपना कार्य शुरू करा, व्यापार शुरू करा। रानी स्वयं व्यापार की देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के रुपए चुक गए और काफी रुपए बच गए। इन रुपयों से उसने गरीब दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो रानी ने अपना व्यापार खोला था उसकी वजह से उसने काफी धन कमाया और तो और उसने उस सेठ के भी पैसे दे दिए। अब धीरे धीरे करके रानी ने अस्पताल, शिक्षा के लिए पाठशाला, अनाथालय ये सब खोला और वहां पे धीरे धीरे करके चारों ओर और घर बनते चले गए और वहां पे आसपास काफी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं लग पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। धूर्तों लोग आकर राजा को लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके राजा को बड़ी दिक्कतें आने लगी। पहले जो रानी थी वह राजा को काम में सलाह देती थी और धूर्तों को नहीं चलने देती थी। अब जो धूर्त थे वो धीरे धीरे करके राजा को लूटने लगे थे। अब राजा का मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह अपना कारोबार मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी थी। वादे के अनुसार अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वाक नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। यदि आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। अब क्या हो, जैसी राजा बाहर निकला वहां पे एक और कपटी निकला जो राजा से क्या कहते हैं कि महाराज, मैंने आपको अपनी एक आंख दी थी, अब 2,000 के बदले अब आप ही 2,000 रुपए ले लो और मुझे मेरी आंख दे दो। राजा कहता है, मुझे क्या पता कैसी आंख, जाओ और तुम अंदर मंत्रियों से पूछो। धूर्त कहता है, मेरे को क्या लेना देना मंत्रियों से, मैंने तो आपको दी थी, अब अगर आपने मुझे मेरी आंख वापस नहीं दी तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर उसे विदा किया।
कुछ दूर आगे चला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले ठग के समान वह भी कहने लगा, महाराज, मैंने अपना एक कान आपके पास गिरवी रखा था, रुपए देकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। रुपए लेकर मेरा कान वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपए देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपए ऐंठ कर चले गए। राजा जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वह ठगों ने लूट लिया। वह खाली हाथ राजकुमारी चौबला के देश में पहुंचे। तो अब क्या हुआ, जब राजा बाहर निकले तो धीरे धीरे करके उन्हें काफी ठग मिले। कुछ आंख का लेकर, कुछ कान का लेकर, इस तरीके से जितने पैसे लेकर आए थे सब उनके पास से चले गए। राजकुमारी चौबाला सिंह देश की राज्य कन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के समय के मारे राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। जब चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। अब आगे क्या हुआ बच्चों, आगे हुआ कि जब वह राजकुमारी के देश पहुंचे, वहां पे क्या था, राजकुमारी इतनी सुंदर थी, उन्होंने कहा था जो भी मेरे को इस खेल में हराएगा मैं उससे विवाह करूंगी। कौन सा खेल था वो? शतरंज का खेल था। अब ये बात राजा के कान में भी पड़ी, लेकिन जितने राजा उनको नहीं जीत पाए वह जेल में पड़े थे। जब राजा को ये राजकुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उनका भी मन हुआ उनसे शादी करने का, वह भी वहां पे पहुंचे। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर के बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। अब जो रानी के पास आते थे वहां पे उनके साथ शतरंज खेलने के लिए वो एक महल में ठहरते थे। इसी तरह महाराज वहां ठहर गए, जिनकी जानकारी रानी तक पहुंची। वहां पर एक तोता आया जो राजा के पास बाह में आके बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अतः मैं यह भी लिखा था कि यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। खेल शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार उसे भी जेल में भेज दिया। अब आगे क्या हुआ, जो तोता चिट्ठी लेकर आया था उसमें लिखा था अगर वह खेल हार गया तो उसे जेल हो सकती है, लेकिन राजा ने फिर भी खेला और वो हार गया और उसे भी जेल हो गई। राजा की हालत बिगड़ने और राजा के नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह राजा का पता लगाने निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले ही वही काना आया और कहने लगा, रानी साहब, आपके पास मेरी आंखें 2000 में गिरवी रखी थी। आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो। उसके तोल की जो आंख होगी मैं तुम्हें वो दे दूंगी। अब जैसी रानी जो है वो राजा की खबर सुन के बाहर निकलती है, वही सारे ठग वापस आते हैं और रानी से वही सब बोलते हैं कि आपके पास 2000 मिली आंख रखी होगी। रानी में तो बड़ी बुद्धि थी, उसने भी कहा हाँ मेरे पास बहुत लोग की आंख रखी, तुम अपनी दूसरी आंख मुझे निकाल कर दो, मैं उसका तोल नाप करके तुम्हें तुम्हारी आंख वापस दे दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग बहुत घबराया। वह हाथ पैर जोड़ के माफी मांगने लगा। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपए देकर अपनी जान बचाई। यही हाल कान वाले ठग का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने को ही वाला था तो उसने भी 4000 रुपए देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जिन ठगों ने राजा को ठगा था वह धीरे धीरे करके वही पैसे जो उन्होंने राजा से ठगे थे वह रानी को देकर अपनी जान छुड़वाने लगे।
ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबाला के देश में पहुंची। राजा के जेल में जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। जब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी, उसने पता लगाया कि राजकुमारी चौबाला किस प्रकार शतरंज खेलती हैं। सारा बेसमझकर उसने पुरुष का भेष बनाया। अब जैसे ही रानी को ये सारी खबर पता चली तो अब वे ये सब चीज समझ के राजा को छुड़ाने के लिए उसने एक पुरुष का भेष बनाया। आगे पढ़ते हैं। रानी पुरुष वेश में राजकुमारी चौबाला के महल में पहुंची और शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबाला रानी से हार गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रात भावरे पढ़ने का दस्तूर तो यह घर चलकर कर लिया जाएगा, वहीं पर धूमधाम के साथ शादी हो जाएगी। अब रानी जो है वह जीत जाती है और जैसे ही शादी की तैयारी होती है, रानी कहती है विवाह तो शर्त जीतते ही हो गया, बाकी सब चीजें बाद में हो जाएंगी। राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सारे कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबाला को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और बहुत सारे धन के साथ अपने नगर को चली। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। तो अब आगे क्या हुआ? आगे चल के वह जितने भी कैदी थे उनको रिहा करा गया और जो रानी थी वह भी इनके साथ उनके नगर जा पहुंचे। कुछ दिन ठहरकर उनके मकान में ठहरने लगी। वहां पर राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। अब आगे क्या हो? जब राजा वहां पर उन्होंने वो सारी चीजें देखी जो रानी के घर के पास बन गई थी, पाठशाला, औषधालय, सब कुछ देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली? राजा को रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। अब राजा अपने मन में क्या सोचता, मैंने तो रानी को कुछ पैसे दिए ही नहीं थे। अब धीरे धीरे करके राजा को भी रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास होने लगा। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर रानी से कहने लगा, रानी अभी तक मैं बड़ी भूल में था। अब ये सारी चीजें समझ के उसने रानी से माफी मांगनी शुरू की। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कुछ नहीं है। तो अब धीरे धीरे करके राजा को सब समझ में आने लगा। वो रानी से कहने लगा कि बुद्धि के आगे पैसा कुछ नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबाला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। दोनों रानियां मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। अब शुभ मुहूर्त देख के वो रानी थी उसका राजा के साथ विवाह और दोनों रानियां सुख के साथ रहने लगी। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।